हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 हिंदी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 2026 वाले छात्रों का क्लास 12 हिंदी में पूरे के पूरे 50 नंबर कंप्लीट करवाने वाले हैं। और अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया ना, मैं गारंटी लेता हूं भैया 100 में 50 तो आपका फिक्स हो ही जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी 50 ही क्यों, 100 क्यों नहीं? तो देखो भैया, आज हम क्लास 12 हिंदी का जो खंड का होता है 50 नंबर का ना, इस पूरे खंड का को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। आधे घंटे से भी ज्यादा की ये क्लास होगी, लेकिन जो भी बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा उसका 50 नंबर हिंदी में फिक्स है, क्योंकि अब की बार हिंदी में 100 में 95 प्लस पार। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 हिंदी के पूरे खंड का को एक ही वीडियो में। लगभग 40 मिनट की ये क्लास होगी, लेकिन बहुत स्पेशल क्लास है। ठीक है, 2026 में हमारी 95 प्लस की गारंटी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए भैया देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम खंड का को पढ़ेंगे जो कि 50 नंबर का आता है। अब खंड का में स्टूडेंट टोटल 7 टॉपिक हैं, तो यूं कहें आज हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न भैया 10 नंबर के, और वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम पढ़ेंगे गद्यांश को सॉल्व करना सीखेंगे 10 नंबर का। अगर आपको गद्यांश कठिन लगता है, आज के बाद हलवा लगेगा। फिर उसके बाद में महत्वपूर्ण पद्यांश को पढ़ेंगे 10 नंबर। फिर लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर। फिर कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, उन्हीं लेखक और कवियों को मैंने लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहानी को पढ़ेंगे 5 नंबर। फिर खंड काव्य को 5 नंबर। टोटल 50 नंबर के टॉपिक। तो चलिए भैया शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही आपको क्लासेस मिलती रहें। क्योंकि अब मैंने ये ठान लिया है कि हर एक बच्चे को 95 प्लस दिलवा कर रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। टोटल 10 नंबर के ये आते हैं, और आज हम आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बीच में मैं क्वेश्चन भी करूंगा, आंसर आपको देना है। देखो, कल्पलता निबंध संग्रह है। बताओ, कल्पलता जो है ये किसका निबंध संग्रह है, मतलब इसके लेखक कौन हैं? आपके पास 4 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जैसे इसमें है हरिशंकर परसाई का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, प्रोजी सुंदर रेड्डी का, या हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो भैया ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है कल्पलता। अब मैं बार बार आपसे कहता हूं कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन सबसे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब इनका साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को पढ़ लो। 5 नंबर उधर कंप्लीट, 1-2 नंबर इधर भी कंप्लीट, मतलब एक ही तीर से डबल निशाना। ठीक है, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? इसमें से कौन सा उपन्यास है जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक चैप्टर है हमारे हिंदी गद्य में, अशोक के फूल। ठीक है, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा या तट की खोज। तो भैया तट की खोज जो है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। बाकी जो तीनों रचनाएं हैं वो इन्हीं की रचना है। ठीक है, हो गया। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये है थर्ड क्वेश्चन। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बताओ। अब ये भी क्वेश्चन अगर आपने साहित्यिक परिचय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा।
महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? अरे भैया ये जो रचना है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चौथा ऑप्शन आंख बंद करके टिक कर दो। मैंने आपको बताया कि आप साहित्यिक परिचय और रचनाओं को पढ़ लो। देखो ये उन्हीं की रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे दिया गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ भैया लोग। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह कौन सा है इसमें? अब देखो वासुदेव शरण अग्रवाल जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है माता भूमि, सेकंड है शेष स्मृतियां, थर्ड है विचार प्रवाह और फोर्थ है रस मीमांसा। तो भैया माता भूमि जो है ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध है। माता भूमि, भारत की एकता, ये सब जो रचनाएं हैं ना डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन आपको दिए गए, सही ऑप्शन टिक करना है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन 5, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मृगनयनी के लेखक कौन हैं? भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल या जैनेन्द्र कुमार? भैया वृंदावन लाल वर्मा जी हैं मृगनयनी के लेखक। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमें नोट्स जो आप पढ़ाते हैं उनका नोट्स मिल जाता, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाते, पेपर मिल जाते, ये सब कहां मिलेगा? तो भैया ये हमारे ऐप पे मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड करो। ये सब जो मैं पढ़ाता हूं ना इसका सबका नोट्स वहां पे मिलता है। वहां पे मेरा क्रैश कोर्स भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 95+ की गारंटी वाला। और अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना है तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपको दे रहा हूं, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर लेना 9918332305। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मैसेज या कॉल करोगे, मैं पूरा डिटेल आपको दे दूंगा। टॉपर बनना है तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके पास होनी चाहिए, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो। अब आप कहेंगे सर जी ये कैसी रचना है? देखो ये आदिकाल की रचनाएं हैं, इनका नाम भी थोड़ा अलग होता था। खुमान रासो के रचयिता कौन है? नरपतनाल, दलपत विजय, चंद्रवरदाई या जगनिक? अरे भैया खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय जी, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखो आज के नाम के अगर कंपेयर करें आज के नामों से ना तो ये नाम थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि ये सब आदिकाल के लेखक हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? सारंगधर, दलपति, जगनिक या विद्यापति? अरे भैया विद्यापति जी हैं कीर्तिलता के रचनाकार। आंख मूंद के टिक कर दो 7 का चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चा पार्टी। 8वां क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। मतलब पृथ्वीराज रासो जो है ये किस काल में रचनाएं करते थे? कौन सा इनका रचना काल है? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? अरे भैया ये वीर गाथा काल के रचनाकार हैं। देखो आपको फंसाया गया है यहां पे। कैसे? क्योंकि देखो आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो अब आपसे वीर गाथा काल दे दिया गया, यहां पे आदिकाल भी हो सकता था तो आपके लिए इजी हो जाता। तो पृथ्वीराज रासो जो है ना ये वीर गाथा काल की रचनाएं हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पे करने जा रहा हूं, सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। बताओ आप लोग, कुटज, कुटज ये किसकी रचना है? कुटज ये किसकी रचना है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप सब आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे, मुझे पता है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? बताओ हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या रामचंद्रिका? अरे भैया पृथ्वीराज रासो जो है इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब कुछ बच्चे देखो हिंदी में क्या है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है कि मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा, फॉर्मूले याद करवाऊंगा, ये है हिंदी। अगर आप ध्यान से वीडियो को देख लेते हैं ना, सिर्फ वीडियो देखने से ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सब याद हो जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि दैट्स नॉट अ फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। परमाल रासो का रचना काल है। बताओ परमाल रासो जो है ये जो रचना है किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? भैया आदिकाल का है। ये जो रासो आसो लगा होता है ना ये सब आदिकाल की रचनाएं ज्यादातर होती हैं। ठीक है, तो आंख बंद करके टिक कर देना आदिकाल। तो टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन भी मैंने आपसे बीच में किया, एक क्वेश्चन फिर कर रहा हूं। बताओ कामायनी किसकी रचना है?
कामायनी, ठीक है, एक रचना ये आपकी हो गई, ठीक है। और एक और यामा किसकी रचना, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। चलो भैया गद्यांश पे हम लोग चलते हैं, ये हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बात करते हैं गद्यांश की। ये जो दिख रहा है ना सारे येलो कलर के, ये गद्यांश है भैया, पूरे 10 नंबर के आते हैं और इसमें भी कुछ करना नहीं होता है। देखो है क्या, बस समझो। आपको करना क्या है, हिंदी के किसी चैप्टर का ये गद्यांश दे दिया गया है। अब इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और पहचानना है ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। फिर आपको इसी से संबंधित 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखो ये 5 प्रश्न है जो कि जिसका आंसर आपको गद्यांश में मिलेगा, बस ढूंढना है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन 5 का आंसर अगर आपको देना है, ये वाला गद्यांश पढ़ो। चलिए पहले पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझो। अद्भुत है मेरा ये मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथ से करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वो उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वो चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वो उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को भी ऐसा ही सुख प्राप्त होता होगा। अब बच्चों ये बताओ, ये किस चैप्टर का गद्यांश है, कोई पहचान सकता है? अरे भैया ये देखो निंदा यहां पे आया, ये देखो यहां पे भी निंदा आया, तो सिंपल है, ये निंदा रस चैप्टर का गद्यांश है। और आपको चैप्टर का नाम, लेखक का नाम पहले ही याद कर लेना है, ये ध्यान रखना। आप लोग ये याद कर लो कि किस चैप्टर के लेखक कौन है। जैसे राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, भाषा और आधुनिकता प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का, निंदा रस श्री हरिशंकर प्रसाद जी का, ये सब याद रखो। आप चलो क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर प्रसाद। 2 नंबर कंप्लीट हो गया कि नहीं? बिल्कुल। या दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। भैया इसकी व्याख्या करनी है, जिसके नीचे आपको ये रेखाएं दिख रही है ना, इसकी व्याख्या करनी है। बताओ हिंदी की व्याख्या हिंदी में करनी है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दो, नंबर मिल जाएगा, ये गारंटी है। उसके बाद में देखो तीसरा, लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है, बताओ। तो देखो लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया है, या आप कह सकते हैं लेखक ने निंदक मित्र का उदाहरण आरा मशीन से दिया है। वो कहते हैं जैसे आरा मशीन के नीचे हम लकड़ी का गट्ठा खिसकाते जाते हैं, वो चीरता जाता है ना, वैसे ही मेरा निंदक मित्र है। मैंने अपने दुश्मनों के नाम एक एक करके उसको गिनाए और वो उसका निंदा करते चला गया। तो लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया है। चौथा, लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया। तो लेखक ने अपने विरोधियों या अपने दुश्मनों की गत अपने निंदक मित्र के हाथों कराने का विचार किया, निंदक मित्र के हाथों, ठीक है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट, सिंपल है। 5वां, योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा। तो देखो ये लिखा है डायरेक्ट, दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख प्राप्त होता होगा। बस यही लाइन उठाकर लिख दो, 2 नंबर ऐसे एग्जामिनर आपको दे देगा, ठीक है। तो देखो अब एक एक क्वेश्चन को हमने आपको गद्यांश पढ़ना सिखाया, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना कैसे वो भी मैंने बता दिया। अब एक चीज और याद रखना, जैसे ये निंदा रस चैप्टर का था, इसमें निंदा आया है। राष्ट्र का स्वरूप होगा तो प्रोबेबिलिटी है कि राष्ट्र आएगा उसमें, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। अगर अशोक के फूल का होगा तो उसमें अशोक रहेगा, ठीक है। भाषा और आधुनिकता का होगा तो भाषा कीवर्ड रहता है लगभग 90% गद्यांश में, ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे कॉपी में जाकर, ये भी तो जानना जरूरी है। तो जब आप इस गद्यांश को सॉल्व करना, पहले लिख देना अद्भुत है डॉट 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 करके सुख होता होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 गद्यांश आपके एग्जाम में रहते हैं, करना तो एक ही है ना। अब आपने कौन सा किया है कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को? तो ऐसे लिख दो, देखो ऐसे लिख दो, अद्भुत है डॉट 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 करके होता होगा। पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना, फिर इसको लिख देना। अब आप कहेंगे सर जी हिंदी की कॉपी कैसे लिखेंगे, बताया नहीं। भैया मैं पहले ही बता चुका हूं, यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना, क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने अलग से नहीं पढ़ाया है। मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों को 50 क्वेश्चन करके आपको पढ़ाए हैं। आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, सारे वीडियो मिल जाएंगे। बस पीछे शुभम लेक्चरर लगा देना अगर वीडियो देखना है। चलो भैया अद्भुत है डॉट 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 करके हमने ये लिख दिया। अब एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखो।
सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो भैया हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऐसे लिखकर हम लिख सकते हैं पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम श्री हरिशंकर परसाई, बट हम एज अ संदर्भ लिखेंगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, दोनों सही है जैसा आप चाहो। तो ऐसे संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। ये हुआ पाठ का नाम, ये हो गया, ये हुआ पाठ का नाम, ये हुआ लेखक का नाम, और 2 नंबर एग्जामिनर कर देगा ऐसे आपके नाम, अगर ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया पाठ का नाम आपके, कुछ इस तरह से आप लिखोगे जैसे हाई स्कूल में लिखते थे, कुछ उसी के कंपैरिजन में, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम श्री हरिशंकर परसाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया संदर्भ, ठीक। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन, ये जो है ना जिसके नीचे रेखाएं दिख रही हैं, देखो यहां से लेकर यहां तक, अद्भुत है मेरा ये मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं अपने लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, अपनी भाषा में व्याख्या करनी है, जैसा ये है थोड़ा बहुत चेंज करके लिखना है। ऐसा नहीं है भैया कि ये हिंदी है इसको इंग्लिश में चेंज करना है, हिंदी को ही हिंदी में लिखना है। तो देखो कुछ इस तरह से आप लिख देना। देखो दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या है, इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो दूसरा ऐसे हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और देखो कैसे लिखेंगे, लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि उनका निंदक मित्र बहुत ही अद्भुत और विचित्र है। देखो कुछ उसी प्रकार से लिखा है, बट थोड़ा हमने क्या किया है, अपनी तरफ से ऐड कर दिया। जैसे देखो, लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि उनका निंदक मित्र बहुत ही अद्भुत और विचित्र है, जिसके पास दोषों और बुराइयों का अच्छा खासा सूची पत्र है। कैटलॉग का मतलब होता है सूची पत्र, जैसे कैटलॉग उसके पास है, पूरा एकदम इकट्ठा है, ठीक है। आगे देखो, उनके सम्मुख जिस किसी की भी चर्चा छिड़ जाती है वो उसी की निंदा में 4-6 वाक्य बोल दिया करता था। लेखक के मन में विचार आया कि क्यों ना वो भी अपने कुछ एक परिचितों की जो उसके विरोधी हैं उसकी निंदा उसके माध्यम से करवा ले। देखो बस उसी को 2 लाइन को मैंने 4-5 लाइन में लिख दिया, नंबर फिक्स है, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है भैया कि सेम है जाके छाप पाओ, आप अपने तरफ से भी कुछ ऐड करके लिख सकते हो। यू आर आल्सो अ राइटर, ठीक है, मैं मानता हूं। चलो ये भी 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है, बताओ लेखक ने किसका उदाहरण यहां पे आरा मशीन से दिया। तो अभी तो मैंने बताया था लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया है। तो ये देखो भैया तीसरा क्वेश्चन, लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया है, बस 2 नंबर कंप्लीट। देखो स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन होते हैं उसको आपको उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी सब एकदम हलवा है, गद्यांश में ही आपको मिल जाएंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ भैया। लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया। मतलब लेखक ने अपने विरोधियों या अपने दुश्मनों का गत किसके हाथों कराने का विचार किया। तो देखो लेखक ने अपने विरोधियों की गत निंदक मित्र के हाथों कराने का विचार किया भैया, 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट, ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बहुत इजी होता है गद्यांश मेरे हिसाब से, बाकी पढ़ोगे तो सब इजी है, नहीं पढ़ोगे सब टफ है। 5वां, योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा। मतलब योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा। तो ये आंसर तो अभी मैंने ढूंढ ही दिया था, अब लिखना कैसे वो भी जान जाओ। देखो ये दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को निंदक जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा। तो बस 2 नंबर ये भी कंप्लीट। और आपके 5 क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है भैया, आपको मिलेंगे 10 में 10 ऐसे, ठीक है। बस ऐसे आप लोग लिखकर आना जैसा आपको अच्छा लगे। चलो भैया गद्यांश भी हो गया, तो बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर, गद्यांश 10 नंबर, 20 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बच्चों महत्वपूर्ण पद्यांश पे। ये देखो भैया पद्यांश में क्या होता है, सेम चीज
10 नंबर का ये भी आएगा, लेकिन यहां पे हिंदी के पद का आपको 4-6 लाइन 8 लाइन दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। लेकिन इन क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा गद्यांश की तरह, ठीक है। आपको अगर हिंदी मीनिंग आता होगा तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको पद्यांश भी पहले ध्यान से पढ़ना है। अब ये पद्यांश आपको पता है किस चैप्टर का है, पवन दूतिका चैप्टर का। मतलब होता क्या है, श्री कृष्ण जी जो है ना राधा जी को छोड़कर मधुबन चले गए हैं, ठीक है। अब राधा जी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि राधा जी श्री कृष्ण जी से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। अब वो करती क्या है, पवन को यानी कि वायु को दूत बनाकर भेजती हैं कि जाओ और मेरे सारे संदेश को श्री कृष्ण जी के पास पहुंचा दो। इसीलिए चैप्टर का नाम है पवन दूतिका और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। देखो जब पवन जाते हैं ना उनके संदेश को लेकर, तो राधा जी कुछ बातें कहती हैं कि ये सब ध्यान रखना। देखो वो कहती हैं, ध्यान से समझो तभी आंसर दे पाओगे इसका, ठीक है। देखो कहते हैं, जाते जाते अगर तुम्हें जाते जाते पथ में रास्ते में कोई क्लांता का मतलब थका हुआ दिखाई दे, दिखावे, ठीक है। तो अगर तुम्हें रास्ते में जाते जाते कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट, तो उसके निकट जाना और उसकी क्लांतियों को, उसकी थकावट को मिटा देना, ठीक है। मतलब राधा जी कहती है, हे पवन, अगर तुम्हें रास्ते में जाते जाते कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसके पास जाना और उसको स्पर्श करके उसकी थकावट को मिटा देना। फिर वो कहती है, धीरे धीरे स्पर्श करके गात उत्ताप का मतलब उसकी शरीर की गर्मी को खोना, मिटा देना, सदगंधों से और अपने सुगंधों से शर्मित उस थके हुए जन व्यक्ति को हर्षितों सा प्रसन्न सा बनाना, कर देना, ठीक है। फिर वो कहती हैं कि धीरे धीरे उस व्यक्ति को स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को मिटा देना और अपने सुगंधित वायु से उस शर्मित जन को, उस व्यक्ति को हर्षित कर देना, प्रसन्न कर देना। फिर वो कहती हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। लज्जाशीला पथिक महिला, अगर तुम्हें रास्ते में कोई लाजवंती महिला दिखाई देती है, अगर कहीं दृष्टि आवे, कहीं दिखाई देती है, होने देना, तो होने ना देना, विकृत वसना, उसके वस्त्र को अस्त व्यस्त तोना, सुंदरी को उस सुंदरी के, तो तुम उस स्त्री के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना। मतलब इतनी तेजी से मत बहना, इतने वेग से मत बहना कि उसके वस्त्र जो हैं अस्त व्यस्त हो जाएं, ठीक है। राधा जी ये कहती हैं क्योंकि कपड़े पहने भैया, तेज हवा चलती है तो कपड़े उड़ने लगते हैं, हल्का हल्का होता है कि नहीं। आगे देखो, जो थोड़ी भी श्रमित वो हो, अगर वो थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसको अपनी गोद में उठाकर उसकी थकावट को मिटा देना। होठों की ओ कमल मुख की, मतलब उसके होठों की और कमल सदृश मुख की मलिनताओं को हर लेना, मलिनताएं मिटाना। फिर वो कहती है, अगर वो स्त्री थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो तुम उसको अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को मिटा देना और उसके होठों और कमल सदृश मुख की मलिनता को हर लेना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। मतलब आपको इस पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, ठीक है। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको ये जो 2 लाइनें दी गई है ना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना, इसका आपको व्याख्या करना है। तीसरा, राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है। मतलब राधा जी पवन को क्लांत व्यक्ति यानी कि थके हुए व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती हैं। तो हिंदी मीनिंग पता होगा तभी कर पाओगे। राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में समझाती हैं। देखो यहां पे सीधा सीधा लिखा है, ठीक है। मतलब इसी का हिंदी मीनिंग कि तुम उस धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसकी शरीर की गर्मी को मिटा देना और अपने सुगंधित वायु से उसके मन को प्रसन्न कर देना, यही वो कहती हैं। फिर देखो चौथा, राधा ने पवन दूतिका को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया। तो राधा ने पवन दूतिका को पथिक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करने को कहा ना कि तुम इतनी वेग से मत बहना कि उसके वस्त्र जो हैं अस्त व्यस्त हो जाएं, ठीक है। पांचवा, कमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार होगा क्योंकि यहां पे उपमेय का उपमान में अभेद रूप से आरोप किया जा रहा है।
अब इसको लिखेंगे कैसे, वही सेम प्रोसेस, जाते जाते डॉट 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 करके मलिनताएं मिटाना। ठीक है, तो ऐसे पहले हम करेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन लिखेंगे। ये देखो, ये आपका है, देखो जाते जाते डॉट 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 करके मलानताएं मिटाना। अब सबसे पहला क्वेश्चन सेम है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहां पे भी दो तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं, देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले हम लिख सकते हैं संदर्भ के रूप में। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से, मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ठीक है, ये उसी से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूती का शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। अब इसका एक और तरीका है भैया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो दोनों तरीका सही है। तो ऐसे लिखोगे ना, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर आपका कंप्लीट। दूसरा देखो ध्यान से, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब आपको व्याख्या करनी है भैया, किसकी व्याख्या करनी है वो भी देख लो साइड में। देखो ये, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितोषा बनाना, इसकी व्याख्या करनी है। तो हमने जो आपको हिंदी मीनिंग बताया वही लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। देखो ध्यान से, ऐसे लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे राधिका पवन दूतिका से कहती हैं कि जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो तू धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करते हुए उसके शारीरिक ताप को दूर करना और अपनी सुगंध से उस व्यक्ति का मन प्रसन्न कर देना। ठीक है, बस हो गया, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन है, राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती हैं, मतलब राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती हैं। तो देखो क्वेश्चन आंसर देखो, राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के दुख को दूर करने, उसके शरीर की गर्मी को दूर करने और अपनी सुगंध से उसका मन हर्षित करने के संबंध में समझाती हैं। बस 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। देखो हिंदी मीनिंग पता होगा तभी आप पद्यांश को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। चौथा, राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अभी मैंने बताया था आपको, वही चीज उठाकर आपको यहां पे लिख देना। देखो ये, राधा ने पवन को पथिक महिला के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि वो उस लज्जाशील महिला के वस्त्रों को न उड़ाएं, अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट दूर करें तथा उसके होठों व कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर करें। बस यही उन्होंने कहा भैया, 2 नंबर यहां पे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका था कि कमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो ये मैंने बताया था कमल मुख में जो होगा रूपक अलंकार होगा। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो गद्यांश हो या पद्यांश हो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिखोगे भैया तो 10 में 10 आपको मिलेंगे। तो हमारा पद्यांश भी यहां पे कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं लेखकों के साहित्यिक परिचय पे। चलिए देखते हैं भैया लेखक का साहित्यिक परिचय क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, लेखकों का साहित्यिक परिचय अब हम देख लेते हैं। भैया लेखकों में हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत फेमस लेखक हैं। 3 लेखक हैं जिनका अगर आप साहित्यिक परिचय पढ़ लोगे 5 नंबर कंप्लीट है। वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर प्रसाई जी, या प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का पढ़ लो, 5 नंबर फिक्स है। तो जब भी आप किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखो ना, सबसे पहले आपको एक जीवन परिचय छोटा सा लिखना है। आप एक बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हो या ऐसे भी आप लिख सकते हो जीवन परिचय। ठीक है, उसके बाद में हमारा हेडिंग रहेगा साहित्यिक परिचय का, फिर रचनाएं। ठीक है, तो देखो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस इतना लिख दो, जीवन परिचय में काफी है। ठीक है, चलते हैं
भैया मेन हेडिंग हमारा साहित्यिक परिचय रहेगा, मतलब इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है, क्या थे, कैसी रचनाएं करते थे, ये सब आपको इसमें लिखना है। देखो ध्यान से, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इतनी सारी क्वालिटी जिनके अंदर थी। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। मतलब कैसे थे, कैसी रचनाएं करते थे, किससे प्रेरित थे, कौन से पुरस्कार मिले, ये सब साहित्यिक परिचय में लिखना है। इन्होंने इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, ये हो गया, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मतलब ये इनको मिले हैं अवार्ड, ठीक है, कौन कौन से, डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो ये आपका हो गया पूरा साहित्यिक परिचय। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमारे बुक में अलग अलग दिया गया। भैया पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, हर बुक में अलग अलग तरीके से भी दिया जा सकता है। जो आपको याद है लिख दो, या तो इसको याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो भैया रचनाएं देख लो, इनकी रचनाएं क्या है, 2 नंबर इसके लिए भी मिलेंगे, मतलब 3 नंबर मिलेगा साहित्यिक परिचय के लिए, 2 नंबर रचनाओं के लिए। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में इन्होंने क्या क्या लिखा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, ठीक है। उपन्यास इनका कौन कौन सा है, अभी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। संपादन में नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। अब देखो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है 2 नंबर के लिए, आप सिर्फ निबंध संग्रह वाला पूरा लिख देना, इतिहास और उपन्यास लिख देना, बाकी लिखो या ना लिखो नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखोगे तो 5 में 5 पूरे नंबर मिलेंगे। तो लेखक का समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने कवियों के साहित्यिक परिचय पर। चलिए देखते हैं हमारे फेमस कवि जिनका साहित्यिक परिचय। अब देखिए स्टूडेंट, कहानी में हमने लिया है पंचलाइट कहानी का सारांश। देखो बच्चों, कहानी 100% फिक्स होता है हिंदी में। आपको पंचलाइट, बहादुर, लाठी, 3 कहानी अगर आप पढ़ लोगे ना भैया, उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ लेना, 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। चलो देख लेते हैं, इसको अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा, पहले यहां पे समझ लूं। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। मतलब बिहार का एक पिछड़ा गांव है ना, उसका चित्रण यहां पे प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली है बिहार में, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, ठीक है। होता क्या है कि पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग बहुत सम्मान की चीज समझते हैं। मतलब पंचलाइट ले आए हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि कोई फॉर्च्यूनर उठा लाए हैं, इतनी सम्मान की चीज समझते हैं ये लोग, ठीक है। आगे देखो, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। बताओ इतने पिछड़े हैं ये कि पंचलाइट को देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। आज हम अगर कोई बाइक ले आए ना, आसपास से कोई नहीं आएगा देखने, यार जाने दो, ठीक है। आगे देखिए, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या ये उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन भैया, कोई जलाना ही नहीं जानते। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, ठीक है। ये हो गया कहानी का एक पार्ट। अब देखो होता क्या है, इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक है,
जो इस कहानी का हीरो आप मान सकते हैं भैया गोधन, वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मतलब गोधन जो है ये गांव की ही एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है, ठीक है, प्यार करता है भैया, जो कि होता रहता है। मुनरी की माँ जो है पंचों से गोधन की शिकायत की थी मुनरी की माँ ने कि वो उसके घर से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। अब भैया मुनरी से वो प्यार करता है तो उसके घर से जब जाता है गोधन ना, तो गाना वाना गाकर निकलता है, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे। तो क्या होता है कि मुनरी की माँ जो है ना, वो पंचों से उन्होंने गोधन की शिकायत कर दी थी कि ये हमारे घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, ठीक है। इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है, गांव से ही निकाल दिया। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। अब भैया गांव वाले पंचलाइट लाए हैं, आसपास हल्ला है पूरे गांव में, अगर नहीं जला पाए तो बहुत बदनामी होगी एरिया में, ठीक है। तो होता क्या है कि गोधन ही इकलौता लड़का है जो पंचलाइट जला सकता है, लेकिन उसको बाहर निकाल दिया गया ऑलरेडी। तब क्या होगा, वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, नहीं लेंगे तो पंचलाइट जलेगा, नहीं तो बदनामी होगी, इससे अच्छा गोधन को ही बुला ले, वो सोचते हैं। वो पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। बताओ, जो गुलरी काकी गोधन का शिकायत जिसने पंचों से की थी और उसको बाहर निकलवाया था, आज वही गोधन को डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। बताओ, मतलब आवश्यकता जो है ना बड़े बड़े संस्कारों को व्यर्थ कर देती है भैया। पंच भी अति उत्साहित होकर कह देते हैं गोधन से, तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। बस इतना लिख लो भैया, 5 नंबर फिक्स है। तो कहानी भी हो गया। अब हमारे खंड का में सिर्फ एक बचता है 5 नंबर का खंड काव्य। देखो भैया, खंड काव्य होता है जिला वाइज, मतलब यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में श्रवण कुमार, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, ठीक है। तो अलग अलग हैं, तो मैं किसी पार्टिकुलर को तो बता नहीं सकता। आप लोग कमेंट कर देना आप किस जिले से हो और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है, मैं उस पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। हो गया आपका पूरा खंड का। चलिए चलते हैं खंड खा पे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे थे केवल पूरा खंड का, जो कि हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। पूरा खंड का आज हमने इस वीडियो में देख लिया। लगभग 40 मिनट का ये क्लास हो गया है और आपका पूरा खंड का कंप्लीट हो चुका है। मतलब 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य। लो भैया, 50 नंबर कंप्लीट, ठीक है। तो जाते जाते इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलते हैं भैया, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।